बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के नाम से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा। भारत में तो अलग बात है, विश्व में भी गांधी जी के नाम से सभी लोग परिचित होते हैं। तो ये जानते हैं कि इनके राष्ट्रपिता और इतनी ख्याति मिलने का कारण क्या है, इन्होंने काम क्या किया और कैसे किया। बहुत लोगों ने ऐसा काम किया लेकिन उनके तौर तरीके शायद अलग थे, जिससे वो इतने चर्चित नहीं हो पाए। और गांधी जी इतने विश्वविख्यात हो गए कि आज उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाता है, यानी सब कुछ बंद रहता है। 3 ही राष्ट्रीय छुट्टी है देश में, जिसमें से एक गांधी जयंती है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी है। तो इतनी सारी कुछ मिलने के बाद आखिर उनके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले देखिए, हमने लिख दिया है किसके किसके बारे में बात करेंगे। गांधी जी के बारे में तो बात होगी, पूरी बात गांधी जी के बारे में ही होगी। परिचय, विचारधारा, आंदोलन, प्रभाव, आरोप और उनकी कुछ कहानियाँ। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें और गांधी जी के बारे में समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय के बारे में। तो परिचय आप थोड़ा बहुत सभी लोग जानते होंगे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। लॉ की डिग्री के लिए लंदन चले गए, ठीक। लंदन में ये उन्होंने लॉ किया और उसके बाद उस बीच में ये एक बार भारत भी आए। जब इनकी लॉ की डिग्री पूरी हो गई, कर लिए, उसके बाद ये मतलब अब अपने काम की तलाश में थे। तभी एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। उन्होंने इनको हायर किया एज ए लॉयर। उनका बिजनेस था और बिजनेस के सिलसिले में उन पर मुकदमा था दक्षिण अफ्रीका में। उनका बिजनेस भारत से दक्षिण अफ्रीका तक चलता था। तो वो दक्षिण अफ्रीका तक में जो केस हुआ था उनके पे, उसको केस को लड़ने के लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आइए आप दक्षिण अफ्रीका और हमारे केस को लड़िए, देखिए, ठीक। काफ़ी बड़े व्यापारी थे। तो गांधी जी कहने पर उनके चले गए और उसके बाद गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी के जाने के बाद यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहली बार आंदोलन किया और वहाँ से इनकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ ली। वो घटना थी ट्रेन से फेंकने वाली। ये जब 2 स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका में, डरबन से ये प्रिटोरिया जा रहे थे, उसी के बीच में एक छोटा सा स्टेशन था पीटरमारिट्सबर्ग, जिस पे गांधी जी को फर्स्ट क्लास में बैठे थे, मतलब एसी वाले में बैठे थे, मतलब जो प्रथम श्रेणी होती है। अंग्रेज़ों ने देखा अरे ये तो भारतीय है, काला है और फिर भी प्रथम श्रेणी में बढ़ गया। उन्होंने गांधी जी को रोका। गांधी ने बताया कि टिकट है मेरे पास इसी की जिस श्रेणी में मैं बैठा हूँ। उन्होंने ये कहते हुए इनके सामान के साथ बाहर फेंक दिया कि तुम भारतीय हो, काले लोग हो, तुम्हारे पास कोई भी श्रेणी की टिकट हो, तुम बैठोगे तो सामान्य में ही, ये प्रथम श्रेणी में नहीं बैठ सकते। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके सामान के साथ इनको भी बाहर फेंक दिया गया। और वो पहली घटना थी जिससे गांधी जी गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए वहीं से शुरुआत कर दी। पहला आंदोलन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। पहली बार जेल इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। पहला जो इनका आश्रम था फिनिक्स आश्रम, उसको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी इस्टेब्लिश किया, वहीं स्थापना की उसकी, और वहीं से लड़ना शुरू कर दिए। काफ़ी लंबे समय तक गांधी जी वहाँ रहे। गए थे 1893 में, और जानते हैं अब भारत उसके बाद लौटे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे और इन्हीं 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, कि जो भी भारत के लोग बाहर विदेशों में रहते हैं वो इस दिन को तो कम से कम भारत में आएंगे, इस हिसाब से मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 में हुआ था, आए थे गांधी जी, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ आने के बाद उन्होंने मिला, लोगों से मिले। उन्हीं में एक व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी उस समय काफ़ी जानकार माने जाते थे राजनीति के। तो गांधी जी ने उनसे मिला और बातचीत की। और गांधी जी चूँकि जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से यहाँ, तो इनकी ख्याति मिल चुकी थी। ये वहाँ से लड़ के आए थे, वहाँ हक दिला के आए थे। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उनको हक नहीं था, भारतीय तौर तरीके से विवाह नहीं माना जाता था। वहाँ पे ये उनको दिला के आए थे, वहाँ लड़ के जीत के आए थे। तो जीत के जब गांधी जी आए, तो जैसे विदेशों से कोई जीत के आता है अपने देश का, तो क्या होता है, उसका स्वागत होता है, उसकी पूरा बोलचाल सभी लोगों में फैल जाता है। तो गांधी जी वैसे आए थे, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, जो अंग्रेज़ों को हरा के आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो इनकी पॉपुलरिटी कुछ मिल चुकी थी। तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिले और कहें कि देखो गांधी, यहाँ तो पहले तुमको भारत में सब कुछ घूम के समझना पड़ेगा। 1 साल तक समय लेकर पूरा घूमो, देखो, समझो, नहीं तो विदेशों में रहे हो, कुछ इधर उधर करोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ हालात विदेशों जैसा नहीं है।
गांधी जी ने माना उनकी बात, कहा ठीक है, और उन्होंने 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया, लोगों को समझा, हालात को देखा। फिर होता है 1917 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, क्योंकि गांधी जी जो कांग्रेस से जुड़ गए थे, नेहरू के साथ, जो भी और नेता थे उनके साथ कांग्रेस के तौर तरीके में जुड़ गए थे। तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी आए थे। वहाँ पे इनसे एक व्यक्ति मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल, जो इनको बिहार आने का न्योता देते हैं कि आप आइए बिहार में, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, नील की खेती के लेके एक 3 कठिया पद्धति चलती थी, जिसमें अगर आपके पास 20 हिस्सा है तो उसके तीसरे हिस्से पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, नहीं तो वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप आइए बिहार में और यहाँ के हालात को समझिए और कुछ हो सके तो करिए। गांधी जी मान लेते हैं और वहाँ इनकी पहली आंदोलन होती है। वो जाते हैं चंपारण, जो हमारे मतलब पड़ोसी राज्य है, और पड़ोसी राज्य के साथ वो पड़ोसी जिला भी है। तो चंपारण जाते हैं, वहाँ पे वो पहला आंदोलन करते हैं, जी गिरफ्तार भी होते हैं पहली बार भारत में। और इनका ये आंदोलन काफ़ी सफल रहता है, अंग्रेज इनसे हार मान जाते हैं। अब इनकी धीरे धीरे और ख्याति बढ़ती जाती है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद में करते हैं, जो सभी आंदोलन सही हैं, सभी जीत जाते हैं। लेकिन बस ये है कि ये सभी क्षेत्रीय हैं। जैसे जो बिहार चंपारण में हुआ वो 1 से 2 जिलों तक बस था, खेड़ा में हुआ वहाँ था, मिल मजदूर का था वो मिल मजदूर तक ही सीमित था, इसके अलावा कोई मतलब अब राष्ट्रीय लेवल का नहीं था। फिर ऐसे ही चलता है। और फिर जो डेट आती है 13 अप्रैल 1919, इस डेट से तो आप परिचित होंगे और रूह कांप जाती है जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे देखेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जानते ही एक ऐसा नरसंहार था जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। जनरल डायर की गलती थी, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी। ये अमृतसर की घटना है। तो जब ये घटना होती है तो गांधी जी बहुत आहत होते हैं कि आखिर हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को कैसे मारा जा रहा है। क्योंकि गांधी जी तो थे अहिंसा के पुजारी, वो मार पीट में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज ये सब करते थे यहाँ पे। तो उन्होंने इसको देखते हुए, इनको भगाने के लिए, इनको चीज़ों को न इस्तेमाल करने के लिए सब सोच समझ के 1920 में एक राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसका नाम देते हैं असहयोग आंदोलन। कि मतलब इसमें अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है। आप कपड़े पहन रहे हैं अंग्रेजी, उसको छोड़िए। आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको मतलब बहिष्कार कीजिए। अंग्रेज़ों के अगर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं तो उसको छोड़िए। मतलब इस टाइप के, ताकि उनका काम काज ठप हो जाए, उनका जो टैक्स है वो न दीजिए। तो आखिर लोगों ने ऐसा किया भी, लोगों ने मिल के किया। काफ़ी आंदोलन सफल चल रहा था। फिर होता है चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर ज़िले में चौरा चौरी स्थान है, जहाँ पे मतलब कुछ भीड़ होती है, उन पे पुलिस लाठीचार्ज करते थे। और लाठीचार्ज होने के बाद जो भीड़ होती है वो उन्हीं पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा देते, जिसमें 22 पुलिस वाले जल के मर जाते हैं। क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। और फिर 11 फरवरी 1922 को ये अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए कि मैं इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जो आंदोलनकारी थे वो मेरे लोग नहीं थे, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते। वास्तव में कई लोगों को इसमें फांसी भी हुई चौरा चौरी में, लेकिन फिर भी गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया, रोक के बता दिया कि इसके बाद किसी की जान नहीं जाएगी। और वास्तव में रोके नहीं होते तो वही पुलिस वाले फिर लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारते कि ये आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी। इसलिए गांधी जी ने उसको रोक दिया। उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा था। कुछ लोग नाराज़ भी हुए कि आंदोलन इतना अच्छा चल रहा है तो इसको रोकने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने रोक दिया। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता है। गांधी जी आंदोलन डायरेक्ट नहीं करते थे या फिर लगातार नहीं करते थे, वो समय लेते थे, चीज़ों को समझते थे, देखते थे क्या करने के लिए है, और उसके बाद वो करते थे। हिंसा तो उनको करना नहीं था, लड़ना तो था नहीं, उनको अपने विचारों से लोगों को जोड़ना था। क्योंकि हम अकेले लड़े तो हमें कोई भी हरा सकता है जो हमसे मजबूत है, लेकिन हम अपने पीछे एक लोगों की मतलब लोग ले लें जो हमारे बात को माने, तो अगला आदमी हम पे वार करने से पहले कई बार सोचेगा। आखिर गांधी जी को फांसी क्यों नहीं होती थी, पुलिस वाले क्यों नहीं मारते थे, अंग्रेज क्यों नहीं मारते थे? क्योंकि उनके पीछे लोग थे। और उस समय भी जो पत्रकार होते थे, जो अगर आप मान लीजिए एक निहत्थे के ऊपर मारते तो पत्रकार छाप देते थे, जिससे लोग और प्रभावित होते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते थे। और जब पूरा देश एक साथ हो जाएगा तो फिर आपको जाना कहाँ पड़ेगा, वही लंदन का रास्ता आपको बचाएगा बस। तो इसीलिए अंग्रेज इन पर ज़बरदस्ती नहीं कर लेके जाते थे, जेल में कुछ दिन रखते थे, फिर लोग खुद हम भी चलेंगे करते थे। फिर गांधी जी को वापस कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था।
ठीक। अब फिर साइमन कमीशन आता है 1927-28 में, जिस मतलब वो देश की आकलन के लिए एक समिति बनाते हैं अंग्रेज कि देखा जाए क्या सही है क्या गलत है। अब देश भारत है, समझना भारत को था और थे वो सभी अंग्रेज, तो अंग्रेज हमारे देश को कहाँ बेहतर समझ पाएंगे। इसी विरोध में आंदोलन कई जगह शुरू होते हैं। इसी बीच इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है लाहौर में। गांधी जी इस घटना के बाद 2829-30 में फिर एक आंदोलन का आह्वान देते हैं, जिसको बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब अंग्रेजों के किसी भी आज्ञा को नहीं मानना, वो कुछ भी कहें उनकी बातों को न करना, बस अपना काम करे। वास्तव में ये आंदोलन भी ठीक ठाक था, चलता रहा, काफ़ी अंग्रेज परेशान हुए। इसी बीच 1931 में गांधी जी को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया और गए भी गांधी जी। इस पे कहानी भी है, वो कहानी हम लास्ट में बताएंगे। तो गांधी जी गए भी और आंदोलन तो ये मतलब जो गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये सफल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ जाके भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी में कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था। तो गांधी जी ने ऐसे वापस लौट आए, लेकिन कुछ सीख के आए। उसके बाद वो तीसरे में गए ही नहीं। उसके बाद और जब अंग्रेज़ परेशान हो गए, गोलमेज सम्मेलन में भी इनको मना नहीं पाए, तो अंग्रेज़ जो इस समय के वायसराय थे इरविन, उन्होंने गांधी जी के द्वारा लिखी गई जो मांग थी उसको हाँ करते हुए और आंदोलन को वापस लेने के लिए कहा। वो गांधी इरविन समझौता बोला जाता है, जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसी विवाद से रिलेटेड भगत सिंह का भी विवाद है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक। तो 1930 से 31 तक चला। फिर कुछ दिन तक सवैज्ञा आंदोलन रुका रहा। फिर गांधी जी ने अंग्रेज नहीं माने तो फिर शुरू कर दिए। उसके बाद लास्ट आंदोलन गांधी जी का बड़ा आंदोलन था 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। और देखिए गांधी जी के आंदोलन के नाम पे ही पता चलता है गांधी जी ने पहले से ही सब प्लान बना लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया, जिसमें कि आपकी आखिरी लड़ाई है, इससे अंग्रेज भाग जाएंगे या हमको आज़ादी मिल जाएगी। और वास्तव में यही हुआ। अंग्रेज आंदोलन मतलब अंग्रेज जब दे दिए आज़ादी, हमको मिला, आश्वासन दे दिए कि हाँ आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, तभी गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया और मतलब आज़ादी मिल गई। गांधी जी ने ये दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 39 से 45 तक, इसी बीच में गांधी जी ने किया, ताकि अंग्रेज़ों की रग से अब ये वाकिफ़ हो चुके थे, भारत और अंग्रेज़ों दोनों को समझ चुके थे। तो ये इनके बड़े 3 राष्ट्रीय आंदोलन थे, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन। 3 क्षेत्रीय थे जिनको आप जान चुके हैं। अब देखिए विचारधारा कैसी थी गांधी जी की। तो गांधी जी की विचारधारा एक सब अनुनय विनय अहिंसा पे था कि किसी को मारना पीटना काटना नहीं है। आप जाइए उनसे अपनी बात कहिए, वो मारते हैं तो मार खाइए और चले आइए। एक आंदोलन में तो गांधी जी ने लोगों को भेजा था कि आप लोग जाइए, अंग्रेज आपको मारेंगे तो अपनी पत्नियों को लेकर जाइए कि आपको जब पीटे जाएंगे तो आपकी पत्नी आपको उठा के लाएगी। और सही में एक ऐसा आंदोलन में हुआ था कि जब मार खाते थे पुरुष तो उनकी महिला होती थी, उनको लेके आती थी। बताइए इतने अहिंसा है, इतने अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे काम करते थे। तो विचारधारा उनकी अहिंसा थी, वो हिंसा विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी का मतलब भगत सिंह का विवाद भी होता है। आंदोलन के बारे में जान गए। प्रभाव क्या हुआ आप देख ही रहे प्रभाव। जब ये आंदोलन करते थे तो यहाँ से लेकर ब्रिटेन तक, मतलब जो इंग्लैंड है वहाँ तक सबको पता चल जाता था कि गांधी जी ने कोई आंदोलन कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस, सभी को, सारे देश में पता चल रहा था, क्योंकि वहाँ के भी पत्रकार यहाँ थे, अमेरिका भी पत्रकार थे, यूरोप के कई देशों के पत्रकार होते थे जो गांधी जी के बारे में छापते थे। इस कहानी भी आगे हम आपको बताएंगे। तो पता चल जाता था और वहाँ के जो प्रधानमंत्री और जो सम्राट होते थे वो भी डर जाते थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो दूसरे देशों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारे देशों पे कब्जा था उनका। तो गांधी जी से देख के काफ़ी लोग और भी लोग प्रेरित होंगे और वो भी ऐसे आंदोलन करने लगेंगे, हमको भगाने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे। तो इसलिए वो गांधी जी की बात मानने लगते थे। ये उनका प्रभाव पड़ा और छापा देते थे। गांधी जी खुद पत्रिका छापे और भी लोग छापते थे। तो गांधी जी देश को एकजुट करने में ही हेल्प की है, अन्यथा आज़ादी इतनी जैसे मुश्किल थी। उसके बाद आरोप देखिए उन पे क्या लगते हैं। आरोप लगते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया, इनकी वजह से भगत सिंह फांसी पर लटक गए। दूसरा आरोप लगता है कि ये अहिंसात्मक आदमी थे, तो अहिंसा तो चाहते नहीं थे। तो हिंसा मतलब जो भी हिंसा करता था उस समय मारपीट, मतलब अंग्रेज़ों को मारते थे, उनके विरोध में हो जाते थे। तो भगत सिंह का विवाद ऐसा था कि वो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ उसमें गांधी जी ने एक वाक्य लिखा था कि जो भी राजनीतिक आंदोलनकारी है उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। अंग्रेज से ये मांग किए थे। तो राजनीतिक जो गिरफ्तार हुए थे, राजनीतिक कैदी थे, उनको, चूँकि भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, वो सैंडर्स की हत्या किए थे, तो उन पर अलग मुकदमा चल रहा था।
तो राजनीतिक कैटेगरी में जो गांधी जी जो मांग किए थे उस कैटेगरी से वो बाहर थे, तो इसीलिए गांधी जी ने उस पर बात भी किया था इरविन से। लेकिन जो आदमी जीवन भर कहा है कि नहीं हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, वो अचानक एक दिन कहे कि अरे चलो हिंसा ही तो किया है, छोड़ दिया जाए, तो कैसा लगेगा। तो गांधी ने बात भी किया था कि क्या भगत सिंह की फांसी नहीं रुक सकती, इस पर कुछ हो नहीं सकता, या कोई सज़ा दे दिया जाए 2-4-10 साल की। चूँकि ये कोर्ट का फैसला था तो नहीं हो पाया। गांधी जी ने बाकी मांगों को मांग लिया और इससे भगत सिंह को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो देश के लिए कुर्बानी देना चाहते थे। तो ये पहला आरोप था। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए उनकी रोचक कहानियाँ, कि वो एक कहानी है कि वो जब आश्रम में रहते थे साबरमती में, तो एक जर्मन पत्रकार उनके पास आया और कहा कि आप गलत करते हैं, लोगों को आप ब्रेन वॉश किए हैं, अपने जाल में फंसाए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप इस धोती या फिर नंगे शरीर से आप कर रहे हैं। कहा ठीक है छापो, शौक से छापो। गांधी ने कहा लेकिन हाँ हमारे पास रह के तुमको देखना पड़ेगा, हमारे जैसे रहना पड़ेगा। कहा ठीक है रह लेंगे, क्या दिक्कत है, इतना बड़ा आदमी है, आश्रम में रह रहा है, ये थोड़ी है कि बहुत गंदे तरीके से। कहा ठीक है। वहीं पर शाम को जब खाना आया तो रोटी और चटनी लेके आई कस्तूरबा गांधी, दोनों की प्लेट सजा दी गई, दे दी गई। तो गांधी जी को आदत थी, लोगों को आदत थी, रोटी चटनी आराम से खाते थे। जब पत्रकार को ये मिला तो वो रोटी से चटनी खाया, उसको तीखा लगा, कड़वा लगा। उसने सोचा कि अब एक बार में खा लेंगे तो कम तीखा लगेगा, धीरे धीरे खाएंगे ज़्यादा। उसने पूरी चटनी को एक बार लपेट के खा लिया। गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी की तरफ देखा और कहा देखिए मैंने कहा था कि इसको चटनी बहुत पसंद आएगी, और गिराओ इसके प्लेट में। कस्तूरबा गांधी ने और चटनी गिरा दिया, और दूसरे ही दिन वो बिना खाए वहीं से अपना जो भी चीज़ था उसको लेके चला गया। गांधी जी और अच्छी चीज़ें गांधी जी के लिए छापा कि जो गांधी जी कर रहे हैं वो किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो परिश्रम कर रहे हैं, कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, आम जनता की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद गांधी जी को लोगों ने पढ़ा और कहानियाँ आई कि आप आइंस्टीन को तो सभी लोग जानते हैं, जो वैज्ञानिक कहे जाते हैं। विज्ञान में कई सारी थ्योरी उन्होंने दिया, E=mc² दिया है, एनर्जी का फार्मूला। वो गांधी जी से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने खुद वहाँ से जर्मनी से लेटर लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन गांधी जी ने उस लेटर के जवाब में लिखा कि मैं देश के आंतरिक देश को अंदर से बनाने में मैं व्यस्त हूँ, इस कारण से मैं अभी आपसे नहीं मिल सका। अगर समय मिला मुझे देश के बाद तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। उन्होंने आइंस्टीन ने अपने यहाँ कहा भी था 100 साल बाद अगर किसी से कहा जाए कि एक हार मान से नहीं, एक बिना शरीर का, बिना कपड़े का एक आदमी था जो उन्होंने इतनी बड़ा आंदोलन खड़ा किया, एक देश को आज़ाद कराया, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। और वास्तव में अभी तो 100 साल भी नहीं हुए, लोग धीरे धीरे एक नोट पे फोटो इसी के वजह से जान रहे हैं। युवाओं में तो आजकल अलग दौर है कि वो जो भगत सिंह को मान रहे हैं वो गांधी जी को नहीं मानते हैं, चूँकि भगत सिंह खुद गांधी जी को मानते थे, उनके आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भी बहुत साथ दिया था। तो ये एक है कि आइंस्टीन जैसा आदमी, सोचिए कि उस समय गांधी जी से मिलना चाहता था, लेकिन गांधी जी देश को बनाने में व्यस्त थे, इसके वजह से वो नहीं मिल पाए। एक और कहानी थी, जब ये गए थे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, जब गए थे लंदन, तो जैसे मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। किसी व्यक्ति से अगर आपको मिलना है तो एक प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है। अगर आपके गांव का प्रधान आपको बुला ले कि आइए थोड़ा सा आपसे कुछ बात है, तो आप अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। विधायक कह दे तब तो 3 दिन शॉपिंग करेंगे, क्या पहन के जाएं मंत्री जी से, विधायक जी से मिलने के लिए। सोचिए इंग्लैंड का सम्राट बुलाया था, और इंग्लैंड के सम्राट का मतलब है कि आधे से अधिक दुनिया का राजा, क्योंकि सब पे इंग्लैंड का अधिकार था। तो उन्होंने बुलाया गांधी जी को और बताया गया कि आपको ऐसे जाना है। गांधी जी ऐसा कुछ नहीं किया, गांधी जी वैसे ही अपनी धोती और पहने और एक ऐसे लपेटे हुए चल दिए। जब वहाँ गए बग्घी से, तो बकिंघम पैलेस होता है जिसमें वो राजा सम्राट रहते थे, अब भी रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ गया, जब बग्घी रुकी तो ये उतरे उससे, और तो वहाँ जो थे गेटमैन, उन्होंने इसको देखा और कहा कि अंदर जाके खबर की कि अरे वो तो नंगे चला आया है, कुछ नहीं पहना, पाँव में चप्पल जूते भी नहीं हैं। बड़ा हैरान हुआ राजा कि मैं आधे से अधिक दुनिया का राजा हूँ, मुझसे मिलने के लिए बिना कपड़ों के आ गया। उसने कहा चर्चिल कहता तो था कि नंगा है, क्योंकि चर्चिल भारत से घूम के गया था, प्रधानमंत्री थे। चर्चिल कहता तो था नंगा है, लेकिन इतना नंगा है कि इंग्लैंड में भी नंगे आ गया।